नमस्कार, राम राम। कैसे हैं भाई लोग? परेशान हैं? सरकारी गज़ट का नोटिफ़िकेशन आ गया है। सरकार ने एनपीएस या यूपीएस में से आपको क्या चुनना है, इसका विकल्प चुनने का समय दे दिया है और आप परेशान हैं कि आखिर चुनें क्या? एनपीएस चुनें, ओपीएस चुनें? अमूमन मैं ज़्यादातर साहित्य से संबंधी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। तो दोस्तों, मेरी जो समझ है, उसके हिसाब से मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि एनपीएस और यूपीएस के बीच अगर हम तुलना करें, तो कौन-सा बेहतर है? दोस्तों, जब से एनपीएस आया है, यानी कि 2004, तभी से कर्मचारियों के अंदर उसका विरोध जारी है। क्योंकि जहाँ पुरानी पेंशन प्रणाली में उन्हें सोचना नहीं पड़ता था कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कितनी धनराशि मिलेगी और उनका परिवार कैसे चलेगा। वहीं दूसरी ओर एनपीएस के आने के बाद हमारा जो पेंशन सिस्टम है, वो बिल्कुल बदल गया। अब पेंशन कितना बनेगा या कितना मिलेगा, यह तय होगा कर्मचारी के खुद के कंट्रीब्यूशन। सरकार ने यह निर्धारित किया कि हर माह कर्मचारी के वेतन का 10% उसके पेंशन के अंशदान में डाला जाएगा और इतना ही सरकार भी अपना अंशदान करेगी और उसके बाद एक धनराशि इकट्ठा होगी एनपीएस अकाउंट में कर्मचारी के। जब कर्मचारी रिटायर होगा, तो उस समय इस धनराशि का इस्तेमाल उसको पेंशन देने के लिए किया जाएगा। जिस तरह ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर हो रहे कर्मचारी को एक मुश्त पीएफ की राशि और पेंशन मिलता है, इन दोनों कार्य को करने के लिए सरकार ने ये फंड का गठन किया। इस फंड को आप समय-समय पर अपने एनपीएस अकाउंट में देख सकते हैं। बाद में सरकार को लगा कि 10% के उसके अंशदान से यह काम पूरा नहीं होगा, तो उन्होंने अपना अंशदान 10 से 14% कर दिया। कहने का मतलब कि यदि 1 लाख प्रतिमाह कमाने वाला कर्मचारी 10,000 अपना अंशदान करता है, तो सरकार के तरफ से 14,000 रुपए का अंशदान उसके एनपीएस अकाउंट में आता है और इस तरह हर माह 24,000 रुपए का कुल अंशदान उसके एनपीएस अकाउंट में चला जाता है। तो इसी प्रकार अंशदान के तरीके से हमारा जो फंड क्रिएट होगा, उस फंड के आधार पर ही हम अपना पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। अब सवाल यह है कि सरकार ने इसमें क्या-क्या प्रावधान किए। तो एनपीएस में प्रावधान है कि आपका कुल जो फंड जमा होगा, रिटायरमेंट के समय आप उस कुल फंड में से चाहें तो 60% अंशदान बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको 40% का अंशदान उस फंड में छोड़ना पड़ेगा और उससे एन्युइटी खरीदनी पड़ेगी। एन्युइटी भी एक तरह की पेंशन प्रणाली ही है, जिसमें आप जो सिस्टमैटिक विथड्रॉल सिस्टम पर आधारित है। इसमें आप फंड जमा कर देते हैं फंड मैनेजर के पास और अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको कितना पेंशन चाहिए, उसके हिसाब से आप फंड जमा कर देते हैं या प्रकारांतर से आप फंड जमा कर देते हैं और उसके हिसाब से आपका प्रति माह कितना पेंशन बनेगा उस एन्युटी फंड के साथ, वो आपको बता देता है और आप उसका पेंशन लेते जाते हैं। लेकिन इसको लेकर कर्मचारियों के अंदर काफ़ी क्षोभ था। उनको ये शंका थी कि हम जब मार्केट आधारित प्रणाली पर चल रहे हैं, तो क्या हमको
जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% का अश्योर्ड पेंशन मिलता है, तो क्या हमको मिलेगा एनपीएस के अंदर? तो इस दुविधा में फंसे हुए कर्मचारियों के लिए सरकार यह विकल्प लेके आई कि लीजिए, हम आपको निश्चित तौर पर 50% की गारंटी देते हैं। लेकिन यह गारंटी ऐसे नहीं आई, इसकी कई कीमतें चुकाई हैं कर्मचारियों ने। अब हम यहाँ पर दोनों कीमतों की तुलना करेंगे। जैसे एनपीएस के अंदर मैंने बताया कि आपके 10,000 रुपए पर प्रतिमाह सरकार 14,000 देती है। यूपीएस आने के बाद सरकार आपके 10,000 पर 10,000 ही कंट्रीब्यूट करेगी। तो क्या सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन कम कर दिया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने तो बढ़ा दिया। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा फंड क्रिएट किया, जिसके अंदर वो हर माह प्रत्येक कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन के आधार पर 8.5% कंट्रीब्यूशन डालेंगे। कहने का मतलब, जो 4% आपको दे रहा था वो आपसे ले लिया और 4.5% एक्स्ट्रा लगा के वो एक नया फंड क्रिएट कर रहे हैं। उनका कहना है इस फंड का हम इस्तेमाल उस केस में करेंगे जब कर्मचारी के कॉर्पस जो जमा होगा फंड, उससे उसके आधे हो रहे आधे रिटायरमेंट के बाद उसके आधी पेंशन की सुनिश्चितता संभव नहीं हो पाती है, तो हम इस 8.5% से बने वाले फंड का इस्तेमाल करके कर्मचारी को सुनिश्चित करेंगे कि जिस वेतन पे वो रिटायर हुआ है प्लस जो भी टीए होगा वो मिला करके हम उसको दे सकें। अब सवाल ये है कि यहाँ तो आपके एनपीएस अकाउंट से जो 4% एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो निकाल करके सरकार के पास चले गए। तो क्या आपका एनपीएस अकाउंट इससे कमजोर नहीं हुआ? सवाल दूसरा यह है कि यह प्रणाली भी तो बाजार आधारित ही है। तो यह बाजार आधारित नहीं है, ऐसा नहीं है। अब बाजार आधारित प्रणाली में आपका क्या रोल रहेगा? एनपीएस की तरह ही यूपीएस में भी आप अपने फंड मैनेजर चुन सकेंगे। एक डिफॉल्ट होगा सिस्टम, जो जब आपने एनपीएस के अंदर आप आए होंगे तो आपको एक डिफॉल्ट सिस्टम दिया गया होगा, जिसमें यूटीआई, एसबीआई, एलआईसी में कंट्रीब्यूट करा करके आपका फंड मैनेजर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया था। इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तब आपका कुछ रिटर्न आएगा। इसके अलावा अब बहुत सारे फंड मैनेजर मार्केट में हैं। आप चाहें तो उन फंड मैनेजर्स को भी अपना फंड मैनेजर बना सकते हैं। उनका रिटर्न जनरली सरकारी जो डिफॉल्ट रिटर्न देता है देने वाली प्रणाली से ज्यादा रहता है, कई बार 2-3% भी ज्यादा रहता है। अब एक कर्मचारी जिसका कॉर्पस 1 करोड़ या 2 करोड़ का होने वाला है, उसके केस में अगर कोई 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न दे दे तो मामला लाखों का हो जाता है। तो सरकार आपको यह ऑप्शन देती है कि आप फंड चुन सकें। लेकिन यूपीएस में सरकार ऐसा भी कहती है कि यदि आपने जिस फंड मैनेजर का चुनाव किया है उसका रिटर्न जो मानक सरकार ने जो डिफॉल्ट सिस्टम दे रखा था उससे कम हुआ, तो उस केस में आपको उसकी प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी। एनपीएस के केस में आपके पास प्रतिपूर्ति हो ना हो आपको कुछ पता नहीं है। आपको जिस फंड मैनेजर को आपने चुन लिया, आपका जितना रिटर्न आएगा उसके हिसाब से 60% आप चाहें तो विड्रॉल ले लें और 40% को से अपने पेंशन की व्यवस्था करें। तो इस केस में आपको 50% करने के लिए अगर रिटर्न कम हुए तो देना पड़ेगा। पर ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला फंड मैनेजर चुनते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। यह एक्स्ट्रा रिटर्न क्या होगा? यह एक्स्ट्रा रिटर्न आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में, लेकिन एनपीएस में रहते हुए अगर सेम फंड मैनेजर आपने चुना और क्योंकि आपके पास
कंट्रीब्यूशन यूपीएस की तुलना में 16% एक्स्ट्रा है, तो आपका रिटर्न भी तो ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात, यदि आप बहुत लंबा जी जाते हैं तब तो यूपीएस में आपको फायदा है, क्योंकि सरकार आपको अश्योर्ड बेसिक प्लस डीए दे रही है। तो कोई व्यक्ति अगर 100 साल जी जाए तो उस केस में वो सरकार से वेतन लेता ही रहेगा। इस केस में तो यूपीएस में फायदा है। लेकिन जैसा कि भारत में अमूमन 80 वर्ष होते होते हम सभी दुनिया छोड़ चुके होते हैं, तो ऐसी हालत में एनपीएस आपको ऑप्शन देता है 60% का तो पहले ही विड्रॉल करने का। तो अगर ये 60% का विड्रॉल आपने पहले कर लिया और आपने इसको कहीं सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, लैंड ले लिया, गोल्ड ले लिया, या कुछ इस तरह का आपके पास विकल्प हो जिसमें आपने 60% इन्वेस्ट कर दिया है, और जो आपको कई बार मार्केट से भी अच्छा रिटर्न दे रहा हो, कहने का मतलब कि आपके पास निवेश की एक अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था है, तो उस केस में एनपीएस आपके लिए बेहतर है। यूपीएस में आपके हाथ बहुत ही कम मात्रा में लंपसम अमाउंट आने वाला है एनपीएस की तुलना में। दूसरी बात कि एनपीएस के अंदर जब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे तो आपके पास आपका जो अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगा। उसमें से आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। यूपीएस में 25 साल सेवा पूरी करने के बाद भी यदि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से पेंशन की सुविधा लागू नहीं होगी। आपको इंतजार करना पड़ेगा उस दिनांक तक जब तक कि आप रिटायर नहीं हो जाते। रिटायर होने के दिनांक के बाद ही आपको सरकार आधी पेंशन देना प्रारंभ करेगी। हाँ, इस दौरान अगर सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो निश्चित तौर पर उसका पेंशन उससे पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा। यूपीएस किनको फायदा कर सकता है? यूपीएस उनको फायदा कर सकता है जिनका सडन प्रमोशन हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर एक कर्मचारी 18,000 बेसिक पर लेवल 1 में एंटर करता है और 18 साल तक उसका कोई प्रमोशन नहीं होता, और अचानक से ही उसका प्रमोशन प्रारंभ होता है। वो तुरंत ही 19 अगले ग्रेड पे में चला जाता है, 1900 ग्रेड पे में, फिर 2000, 2400, 2800, 4200, धराधर हर 2 साल में उसका प्रमोशन होता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आप एनपीएस के अंदर इतना फंड कलेक्ट नहीं कर पाएंगे जिस फंड में आपको आपके अंतिम बेसिक का हाफ मिल सके रिटर्न के अंदर। लेकिन यूपीएस में क्योंकि सरकार अश्योर कर रही है कि आपको 50% लास्ट बेसिक का प्लस डीए हम देंगे, तो ऐसी स्थिति में आप यूपीएस ले सकते हैं। लेकिन वैसे कर्मचारी जिनका प्रमोशन एक ठहराव के साथ, निरंतरता के साथ हुआ है, आप किसी स्तर पर गए, अच्छे समय तक काम किया, निर्धारित एक मानक समय तक काम किया, फिर अगले पद पर प्रोन्नत हुए, फिर उसके बाद प्रोन्नत हुए, तो ऐसी स्थिति में आपका कंट्रीब्यूशन स्टेबलाइज हो जाता है और आपको इतना रिटर्न दे देता है कि एक सम्मानजनक रिटर्न आपको मिल सके। लेकिन यूपीएस में क्या है कि अगर आपका सडन प्रमोशन भी हुआ है तो भी आपको, क्योंकि सरकार ने वादा किया है कि लास्ट बेसिक प्लस डीए का 50% मिलना है, तो मिलना है। और जो 8.5% का कॉर्पस बनाया गया है वो बस आपके लिए ही है, जो रिटायरमेंट के कुछ सालों के पहले धराधर प्रमोशन पा रहे हो। इसके अलावा एनपीएस और यूपीएस इन दोनों में से कोई भी ओपीएस का विकल्प नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों मार्केट आधारित ही हैं। दोनों में जो खतरा है वो बरकरार ही रहेगा। मेरी जितनी समझ थी मैंने आपको बताई, और इसके लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। यदि आप चाहें कमेंट करें तो मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए आप भी इस पर चिंतन मनन कीजिए और ये वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको इस विषय में जरूर लाभ होगा
कि आपको एनपीएस लेना चाहिए या यूपीएस। मैं फिलहाल के लिए एनपीएस के साथ रहने जा रहा हूं, जब तक कि ओपीएस मिल ना जाए, और उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस तरह यूपीएस तक पहुंची है, ओपीएस तक भी पहुंच जाए, और जिन लोगों को सेवा काल कम करने का अवसर मिलेगा, या जिनको यह अंदेशा है कि रिटायरमेंट के समय उनके प्रोन्नति के मार्ग अचानक से खुलने लग जाएंगे, वो तो यूपीएस लें, अन्यथा एनपीएस आपके लिए निश्चित ही यूपीएस से बेहतर है, ऐसा मेरा मंतव्य है। नमस्कार।